करते हैं शुरू। नेक्स्ट कुछ मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, ठीक है, और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में बताया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लेटर मोगल, सॉरी मोगल तो नहीं, मौर्य। लेटर मतलब अशोक के बाद कौन कौन से आगे जो है वो शासक बने मौर्य वंश में। तो देखिए, अशोक के बाद अगर हम बात करें तो वहाँ की जो सोच थी राजा की, वो एकदम जो आपको पता चेंज हो गई थी, बदल गया था वो। तो अशोक की जब डेथ हुई 232 बीसी में, तो जो मौर्य वंश था वो लगभग रहा तो 100 से 100-150 साल के बीच में रहा, 137 वर्ष तक रहा। मगर जो साम्राज्य था वो वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में डिवाइड हो गया। डेथ ऑफ 232 बीसी। जो मौर्य वंश है वो चला तो लगभग 37 वर्ष, बट वो उस फॉर्म में नहीं रहा, वो डिक्लाइन ही होता रहा, उसका पतन शुरू हो गया था, ठीक है। और ये जो है वो मुगल जो है वो दो हिस्सों में बंट गए थे। सॉरी, मुगल, मौर्य, मुगल याद आ रहा है, मौर्य, ठीक है। ये जो है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में डिवाइड हो गए। बोलने का मतलब है कि जो वेस्ट साइड थे उनकी सोच अलग होगी, ठीक है, उनका काम अलग हो गया, और जो ईस्टर्न साइड थे वो अलग हो गए, ठीक है। तब ये डिवाइड हो गए इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स, ठीक है। और जो लास्ट रूलर था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लास्ट मौर्य रूलर कौन था? तो लास्ट रूलर था, शासक था बृहद्रथ। बृहद्रथ, ये नाम काफी पूछा जाता है क्योंकि ये लास्ट शासक था मौर्य वंश का। He was the last Mauryan ruler, और इसको जो है मार दिया गया था, ठीक है। He was assassinated, एक वर्ड है assassination, का मतलब होता है राजनीतिक कारणों के कारण, ठीक है। राजनीतिक वजहों के कारण जो है जब किसी को मर्डर किया जाता है, मारा जाता है, उसको बोलते हैं assassination. He was assassinated in 184 BC, 184 BC में मार दिया गया था इसको। हमारा बाय हिज, इसी का ही एक सेनापति था, ब्राह्मण सेनापति, ठीक है। बाय हिज ब्राह्मण कमांडर इन चीफ, एक कमांडर इन चीफ जो पोस्ट थी वो सेनापति को बोलते हैं। उसका नाम क्या है? तो पुष्यमित्र शुंग। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास में इसको पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये अगला वंश स्थापित करने वाला है, ठीक है। तो शुंग वंश की स्थापना जो है वो ये कर देता है, ठीक है। ये है कौन एक्चुअल में? ये इसकी ही सेना का सेनापति था, आर्मी चीफ था, ठीक है, कमांडर इन चीफ था पुष्यमित्र शुंग, जो कि इसने
इसको बृहद्रथ को मार दिया था। बृहद्रथ लास्ट रूलर था मौर्य का, जिसको 184 BC में इसने असैसिनेट कर दिया था, मतलब राजनीतिक वजहों के कारण इसको मार दिया था। अब देखिए होता क्या है कि पॉलिटिकल राइवलरी जब होती है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती है, उसको पता था ये इसकी काफी चीजें जानता था, इसी के लिए काम करता था, तो बृहद्रथ को इसने जो है उसकी कमजोरियां सब इसको पता थी और इसको मार दिया और फिर एक अलग से अपना वंश शुंग वंश शुरू कर दिया। तो मौर्य एम्पायर जो है इस तरह से खत्म हो गया। कि कारण क्या है, कई बार पूछा जाता है कि क्या कारण रहे थे कि मौर्य वंश की जो है वो पतन शुरू हो गया या अंत हो गया। तो मौर्य वंश का अंत सिर्फ एक वजह से हुआ था, ठीक है। मेनली मेन जो कारण है कि वहाँ के जो लोगों की जो राजाओं की जो सोच थी अशोक के बाद, वो इतनी ज्यादा इग्नाइटेड नहीं थी, इतनी ज्यादा फुल तरीके से उन्होंने एक्सपेंशन को रोक दिया इस तरह से, ठीक है। मतलब उन्होंने आसपास में लड़ाइयाँ करना छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उनकी सोच में थोड़ा डिफरेंस आ गया था। दूसरी बात ये है कि वो वैसे भी एक्सपेंशन करते, नॉर्मल तरीके से भी करते, तब भी नहीं होता, क्योंकि ये कम्पिटिटिव ही नहीं थे, ठीक है। मतलब ये इतने योग्य व्यक्ति ही नहीं थे राजा आगे के कि आसपास में प्रभाव रहे, जैसे आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे या फिर आपके बिंदुसार और अशोक थे। ये तीन ही मेन मुख्य शासक थे, रूलर थे, जो कि गुप्त सॉरी मौर्य शासक जो है, मौर्य साम्राज्य जो है वो काफी अच्छा ग्रो किया था। उसके बाद नहीं देखने को मिला। जो भी हमारे डेवलपमेंट्स हैं वो हम इन तीन शासकों के टाइम पे ही पढ़ते हैं और क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं ज्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्तूपस के बारे में मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो स्तूपस क्या होते हैं, तो स्तूपा जो होते हैं, स्तूप जो होते हैं, जैसे मैंने कल आपको पिक्चर भी भेजी थी, मेनली जो आपके दो स्तूप बताए थे मैंने, एक धोली में, धोली आपको बताया था मैंने, कहाँ है धोली, याद है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर पे आसपास की एरिया है धोली। धोली का जो स्तूप है, ठीक है, वहां पे जो एक कार्व्ड एलिफेंट और जो कलसी, कलसी जो आपको उत्तराखंड में बताया था, सिरमौर का एरिया, वहां पे एलिफेंट इनग्रेव्ड किया गया है, ठीक है। अब देखिए जो इनग्रेव और कार्व्ड का मतलब होता है, जो कार्विंग होती है वो आपकी जैसे नॉर्मल दीवारों पे जब आप वो करते हैं, मटेरियल निकाल करके एक पिक्चर बनाते हैं, कोई पिक्चर बनाते हैं जैसे छैनी हथौड़े से, वो कार्विंग होती है, ठीक है। और जो इनग्रेविंग होती है वो होती है जैसे कोई, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे, ये चीज एक तरह से इनग्रेविंग है, ठीक है, राइटिंग बोल सकते हैं। तो ग्रेविंग वैसी होती है, उकेर कर एक पतला सा इतिहार लेकर के, ठीक है, बहुत ज्यादा बारीक उससे वो करते हैं, वो इनग्रेविंग। इस तरह से एलिफेंट की पिक्चर्स बनाई थी, सिग्निफिकेंस भी बताया था। ये इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा बुक्स जो बताता हूँ मैं साथ साथ में, उनको साथ में बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बुक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, आती हैं, किसने लिखी है और क्या है उसमें। नेक्स्ट आता है हमारा पोस्ट मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड, देखिए इसमें बहुत जरूरी बात है कि जब हमारे इंडो ग्रीक्स आए थे, पोस्ट मॉडर्न जो अगर हम पीरियड देखें तो यहाँ पे मॉडर्न जो है वो बहुत सी रूलिंग डायनेस्टीज देखने को मिली आगे, बहुत सेंट्रल एशिया से, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से। तो जैसे मैंने शुंग बताया, ये तो इमीडिएट था ही। शुंग के बाद शुंग आया, तो शुंग के बाद कौन सा वंश आया, कणव, ठीक है, कणव वंश। फिर सातवाहन, ये इंपॉर्टेंट वंश है सातवाहन, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है सातवाहन। तो शुंग वंश, कणव वंश, सातवाहन वंश, ये पोस्ट मौर्यन शासक माने जाते हैं, मौर्य के बाद इनका एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। अगर हम बात करें शुंग वंश की,
तो ये सेंट्रल एरियाज में, सॉरी ईस्टर्न एरियाज में देखने को मिले। मतलब अगर मैप की बात करें तो ये पूर्वी साइड देखने को मिले, कणवास ये सेंट्रल मध्य में देखने को मिले, और सातवाहनास डेक्कन ये साउथ की तरफ। सातवाहन अगर बता दूं मैं आपको तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला एरिया सातवाहना। तो थोड़ा सा हमें क्लैरिटी होनी चाहिए पहले ही, के बारे में भी देखेंगे थोड़ा थोड़ा, कोई ज्यादा नहीं। बट जो तुंग है वो ईस्टर्न पार्ट में, कणव जो है वो सेंट्रल, और डेक्कन जो है वो, सॉरी सातवाहन जो है वो डेक्कन साउथ में। ये कुछ वंश थे छोटे छोटे जो कि मौर्य एम्पायर के बाद देखने को मिले। बट उससे पहले हमें देखना है कि जो फॉरेन इन्वेजन हुए, ठीक है, बाहरी अटैक हुए, इसमें से सबसे प्रमुख इंडो ग्रीक्स थे, उनके बारे में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो हमें देखने हैं। तो फॉरेन इन्वेजन की अगर हम बात करें, इन्वेजन होते हैं अटैक, आक्रमण। फॉरेन इन्वेजन में द इंडो ग्रीक्स, जो ग्रीक्स थे एक्चुअल में, इंडो ग्रीक्स मतलब, इंडो मतलब जो, देखिए ये जो नाम दिया जाता है कभी भी, तो ये इंडो जो है ना, आज की अगर हम इंडिया की बात करें तो ये अखंड भारत की बात करता है। पाकिस्तान इंक्लूडिंग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, ये सारा एक ही देश है, लेकिन इसको अखंड भारत कहा जाता है। ये जो आसपास के एरियाज है वो सारे, तो इंडो जो है ना, ये इसीलिए मैंने बताया था आपको इसका रीजन, इंडो मतलब ये ग्रीक लोग बोलते थे इंडो एरिया को, क्यों? सिंधु नदी के किनारे, सिंधु, हिंदू, हिंदू नाम इस तरह से पड़ गया, तो सिंधु से, और इंडस से इंडो बोल दिया। इंडस रिवर का नाम, क्योंकि वो इंडस क्यों बोलते थे सिंधु नदी को, ग्रीक नाम था इंडस, तो इंडस से इंडो जो रहते थे लोग, तो इंडियन बन गया नाम, इंडिया नाम भी वहीं से पड़ा है। तो इंडो ग्रीक्स क्यों बोला जाता है इनको, क्योंकि देखिए कभी ना कभी इनके बीच में रिलेशन जो है वो स्टैब्लिश तो हो गई है, क्योंकि ये वहां से आए ग्रीक्स लोग जो है वो कहीं ना कहीं, तो इन्होंने अपने आप को बोल दिया कि जो भी वहां पे अटैक करने गए, या मतलब जहाँ पे भी ये चीजें बनी, तो इनके अच्छे रिलेशन बन गए, तो इसीलिए इंडो ग्रीक्स कहा जाता है एक्चुअली ग्रीक्स लोग, ठीक है, मगर इंडो ग्रीक्स कहा गया है इनको। और ये जो इन्वेजन्स हैं, आक्रमण हैं, वो बहुत सारे देखे गए, ठीक है, और ये देखने को मिले थे अराउंड 200 बीसी, जब मौर्य एम्पायर कमजोर हो चुका था, खत्म होने वाला था, तो उसी के अराउंड जो है ये अटैक देखने को मिले थे। तो उनको जो है वो, देखिए जो कमजोर हो गया था शासन मौर्य एम्पायर पे, इसीलिए उन्होंने अटैक करना शुरू किए थे, और वो शासन जो है इनको रोकने में कामयाब नहीं हो पाया था। तो फर्स्ट जो था इन्वेड किया था इंडो ग्रीक, वो था नॉर्थ अफगानिस्तान से आए, ठीक है। अब देखिए उन्होंने जो है वो नाम क्या है उनका, तो द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर वाज मिनेंडर, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है ये, मिनांडर, ठीक है। 165 बीसी से 145 बीसी, लगभग 20 साल का जो टाइम पीरियड है इनका, मिनेंडर, इनको हम मिलिंद भी बोलते हैं, ठीक है, मिलिंद। अब देखिए दो दो नाम क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअल में इनका नाम तो, ग्रीक नाम तो मिलेंडर है, मगर हम अपनी भाषा में मिलिंद कहते हैं, ठीक है। जैसे अलेक्जेंडर को सिकंदर कहा, ठीक है, वैसे ही मिनेंडर को मिलिंद कहा। तो ये मिनेंडर जो है, क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, who was the most powerful and famous king of इंडोग्रीक, ठीक है, जिसने अटैक किया था भारत, तो ये था मिनेंडर, the most famous इंडोग्रीक रूलर।
देखिए यहाँ पे इस टाइम पे बुद्धिज्म फैला हुआ था और बुद्धिज्म से प्रभावित होकर ये भी बुद्धिज्म को अपना लेगा। ठीक है, ये बहुत से लोग ऐसे जो यहाँ पे आएंगे और बुद्धिज्म से प्रभावित होकर, ठीक है, बुद्धिज्म को अपना लेते हैं और अपनी लाइफ चेंज कर लेते हैं, बदल जाते हैं एक तरह। तो मिनेंडर भी कुछ ऐसा ही था। अगर हम बात करें तो ये वैसे जो पाकिस्तान का पंजाब है, सियालकोट, वहां से था ये, उसकी कैपिटल वहां से थी। ठीक है, और ये जो है वो गंगा यमुना दोआब पे इसने अटैक किया। देखिए गंगा, हमने ज्योग्राफी में पढ़ी टर्म, यमुना दोआब, जहाँ पे गंगा यमुना मिलती हैं। अब ये आपको पता होगा कहाँ मिलती हैं, गंगा यमुना दोआब, यहाँ पे अटैक। ठीक है, मेनली ये प्रयागराज की बात कर रहा है, प्रयागराज के आसपास की बात कर रहा है, वहां पे ये अटैक किया। दोआब का मतलब जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है। तो ये जो है वो किसके प्रभाव में आकर इन्होंने जो है वो बुद्धिज्म को अपनाया। तो एक नाम आता है नागसेन। ठीक है, नागसेन प्रभाव में आता है। He was influenced by नागसेन। जैसे मैंने आपको एक नाम उसमें भी बताया था, अशोक किसके प्रभाव में आए थे, याद है? बुद्धिज्म। नहीं, बुद्धिज्म के प्रभाव कौन? मतलब उसको लीडर, टीचर, जिसने उसको गाइड किया, जिसने उसको एक मेंटर बता सकते हैं उसको। तो किसके प्रभाव में आकर जो है वो बुद्धिज्म को अपनाया था अशोक ने, वो था उपगुप्त। ठीक है, कल किया ना ये डिस्कस। यस सर। तो वो नाम भी आता है, अशोक ने किसके प्रभाव में आकर बुद्धिज्म को अपनाया था, उपगुप्त। और जो मिनेंडर है, जो मोस्ट पावरफुल एंड फेमस इंडो ग्रीक शासक था, उसने नागसेन से प्रभावित होकर जो है बुद्धिज्म को अपनाया। तो he embraced Buddhism by the influence of नागसेन। अब देखिए जो भी नागसेन के जो आंसर हैं और जो इसके क्वेश्चंस हैं, मिनेंडर के जो हैं, वो एक तरह से कन्वर्सेशन हुई इनके बीच में, और इसी के बीच एक बुक लिखी गई है। इनकी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया गया है किताब में, क्वेश्चंस और आंसर की फॉर्म में, दैट इज मिलिंद पानो। ठीक है, और बहुत इम्पोर्टेंट ये बुक है, किताब है। ठीक है, मिलिंद पानो, मिलिंद पानो। मिलिंद पानो का मतलब है, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, मिलिंद के क्वेश्चन, मिनेंडर के क्वेश्चन। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इस बुक का मतलब क्या है, द क्वेश्चंस ऑफ मिनेंडर। मिलिंद पानो, मिलिंद पानो का मतलब है जो उसके क्वेश्चंस हैं और नागसेन के आंसर हैं। मतलब नागसेन से प्रभावित क्यों होगा, क्योंकि उसने उसके प्रश्नों का उत्तर दिया है, जो भी उसको डाउट थे उसने उसके बारे में बताया है और वो उससे प्रभावित हुआ, फिर उसने बुद्धिज्म को अपना लिया। तो मिलिंद पानो इज अ बुक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इंडो ग्रीक शासक जो कि बहुत पावरफुल था, लाइक अशोक, ठीक है, तो उसने भी बुद्धिज्म को अपना लिया। तो इस तरह से जो ये नागसेन और उपगुप्त हैं, ये बुद्धिज्म के पहले ही लीडर थे। ठीक है, बुद्धिज्म के पैटर्न थे, बुद्धिज्म के ये फॉलोअर थे। इन्होंने इनको प्रभावित किया क्योंकि इन्होंने इनके वर एनलाइटेड ऑलरेडी, इसलिए इन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया। तो मिलिंद पानो बुक बहुत बार आती है, पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मौर्य शासक के बाद जो फॉरेन इन्वेजन हुए, सबसे पावरफुल रूलर कौन था, कहाँ किया था, प्रयागराज। ठीक है, मतलब बोलने का है कि कहाँ से कहाँ आया, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि यही वो फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने भारत में कॉइन्स इशू करने की शुरुआत की। अभी तक हमने जो है वो
कॉइन्स के बारे में नहीं देखा था मोरेन के टाइम पे, ठीक है। बट दे वर द फर्स्ट रूलर इन इंडिया, ठीक है, जिन्होंने कॉइन्स को इशू किया, इशू कॉइन्स, ठीक है, गोल्ड सिल्वर, ठीक है, ये जो इस तरह के जो कॉइन इशू करने वाले थे, सिक्कों को जारी करने वाले, ठीक है, और ये किसको एट्रीब्यूट करते थे कॉइन्स को? राजाओं, और यही थे पहले जिन्होंने गोल्ड के कॉइन इशू किए थे। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वर द फर्स्ट, जिन्होंने भारत में पहली बार सिक्के जारी करने की प्रचलन जो है, प्रथा जो है वो चलाई थी, जिन्होंने गोल्ड कॉइन भी इशू किए थे, they were इंडो-ग्रीक्स। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्ट है ये, और पूछ लिया जाता है। सो इंडो-ग्रीक्स वर द फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया जिन्होंने इशू किए थे गोल्ड कॉइन्स और कॉइन्स, ठीक है। इसके अलावा जो आर्ट है, आर्किटेक्चर है, जैसे हम बात करें गंधार आर्ट, ठीक है, गंधारा आर्ट, ये काफी फेमस हुई, ठीक है। अब ये गंधारा आर्ट जो है आपकी बुद्धिज्म से प्रभावित थी, ठीक है। अब देखिए गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, ये जो 3 स्कूल ऑफ आर्ट हैं ये बहुत पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये गंधारा आर्ट, ठीक है, और ये है बुद्धिज्म की। और जब हम पढ़ेंगे कुषाण वंश को पढ़ेंगे, इसमें कनिष्क की बात आएगी, तो उस समय पे ये बहुत प्रचलित हुई, उन्होंने बहुत ज्यादा इसको एड दिया था, जो गंधार आर्ट है, ठीक है। तो ये जो गंधार आर्ट है बुद्धिज्म की, इसकी शुरुआत जो है वो इंडो ग्रीक्स ने की थी, मगर बाद में ये बहुत ज्यादा प्रचलित होगी जब कनिष्क आएगा, ठीक है। तो कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे तब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या, ठीक है। बुद्धिज्म उसने भी अपनाया था। जितने भी आप एक बात देख रहे हैं कि जितने भी पावरफुल रूलर हैं, चाहे वो बाहर से आ रहे हैं चाहे यहाँ के थे, वो बुद्धिज्म को ही फॉलो कर, हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य को छोड़कर जैनिज्म किसी ने भी नहीं अपनाया, तो वो बुद्धिज्म को ज्यादा फॉलो किया उन्होंने, इसीलिए बुद्धिज्म जो है वो ज्यादा फैला और ज्यादा जो है वो अपनाया गया लोगों के द्वारा। नेक्स्ट आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आए ना आए बट वैसे भी हमें पता होना चाहिए, शक। ये जो शकाज हैं या रूलर जिसको बोलते हैं शक रूलर, शक का दूसरा नाम भी है, ठीक है, साइथियंस भी बोलते हैं इनको, साइथियन। तो ये जो हैं इनके बारे में अब मैंने आपको बताया था जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, इसमें एक नाम बताया था मैंने, ठीक है, तो मैंने उस समय ये शक नाम लिया था, याद है किसी को? Yes, sir. तो उसी समय की बात है ये, ठीक है, अब फर्स्ट टू 4th सेंचुरी, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि इसमें एक दो नाम इंपॉर्टेंट है। देखिए जो शक हैं, तो जो इंडो ग्रीक्स हैं इनके फॉलोअर थे एक तरह से ये, ठीक है, द ग्रीक्स वर फॉलोड बाय द शक, ठीक है। एक याद रखिए कि इंडो ग्रीक्स के बाद जो है वो शकों का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिला, ये जो शक है। तो अब इनकी जो है वो वैसे तो ब्रांचेस थी अलग अलग, अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, ये मतलब एरिया वाइज जो है, या यूपी के एरिया में अगर हम बात करें तो मथुरा, पंजाब जो आपका पाकिस्तान और इंडिया का है, फिर अफगानिस्तान है, वहां पे इन्होंने जो है वो रूल किया लगभग 2 सेंचुरीज, लगभग 200 साल, ठीक है। लाइक वेस्टर्न इंडिया में अगर हम बात करें तो उज्जैन ये वाला एरिया है, डेक्कन में अगर हम बात करें ये
कर्नाटक वाला एरिया, आंध्र प्रदेश वाला एरिया, तो कहीं ना कहीं इन्होंने टुकड़ों में रूल तो जरूर किया था, इसके हमें एविडेंस मिलते हैं। और जो रूल किया था इन्होंने, तो यहाँ पे जो सेंट्रल रूलर था उज्जैन का, उसका नाम पिक्चर में आता है हिस्ट्री में, दैट इज किंग ऑफ उज्जैन, उज्जैन का राजा। इसके बारे में क्वेश्चन आता है, किंग ऑफ उज्जैन, जिसने अपने आप को विक्रमादित्य का टाइटल दिया था। ठीक है, देखिए ये जो टाइटल है, आगे गुप्त एम्पायर का भी आदमी देगा। विक्रमादित्य का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? ये राजा अपने आप को विक्रमादित्य का टाइटल क्यों देते थे? ठीक है, तो उज्जैन का राजा जिसने अपने आप को विक्रमादित्य का टाइटल दिया था, इसने जो है वो शकों को हराया था। ठीक है, अब शक जो रूलर हैं वो ग्रीक्स के बाद रूल कर रहे थे यहाँ पे, मगर ये जो राजा है, इसने लोकल राजा वहां का, जिसने विक्रमादित्य का टाइटल लिया उज्जैन का, इसने शकों को हराया। ठीक है, और जब देखिए शक क्या है एक्चुअल में, ग्रीक है, शक है, ये फॉरेनर है एक तरह से इंडिया के लिए, और जब ये इनको हराएगा तो एक बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए इस एरा को, इस युग को कहा जाता है विक्रम संपत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस युग को कहा जाता है, जब ये घटना हुई, विक्रम संपत, विक्रम संपत। ये आपने कैलेंडर पढ़े होंगे तो उसमें ये टर्म देखी होगी आपने, विक्रम संपत। एक और टर्म भी आती है शक संपत। ठीक है, अब जिन्होंने भी पढ़े हैं और देखा होगा तो वो कैलेंडर्स में एक चीज देखने को मिलती है। विक्रम संवत का मतलब है, ये एक ऐसा रिकॉर्डेड इवेंट है, एक ऐसी रिकॉर्डेड घटना है उसकी विक्ट्री की, ठीक है, शकों के ऊपर, जो कि हुई थी 57 BC में। देखिए टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि विक्रम संवत कब को माना जाता है, 57 BC। ठीक है, ये हुई कब थी घटना, जब उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शकों को हराया था। उसकी जीत के उपलक्ष्य में ये विक्रम संवत नाम दिया गया था, और संवत का मतलब होता है ये टाइम पीरियड, और ये 57 BC की बात है। ठीक है, पहली तो बात ये है कि जो रिकॉर्डेड इवेंट है, ये जो घटना है, ये हुई थी 57 BC में, और इसीलिए इसको विक्रम संवत कहा जाता है, विक्रमादित्य की विक्ट्री के कारण। ठीक है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट फेमस एंड पावरफुल शक रूलर था इंडिया में, दैट वाज रुद्रदमन। ये नाम पढ़ा है आपने पहले, रुद्र। जैसे हमने मिनेंडर पढ़ा कि मोस्ट इंडो ग्रीक फेमस रूलर, पावरफुल रूलर, वैसे ही रुद्रदमन था द मोस्ट फेमस एंड पावरफुल। ठीक है, द मोस्ट फेमस एंड पावरफुल किंग। और कौन सा किंग है ये? शक। ठीक है, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है कि कौन था रुद्रदमन। अब रुद्रदमन की मैंने आपको बताया था कि जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन इसी के समय की है, और पहली बार संस्कृत का जो एविडेंस है वो भी रुद्रदमन की इंस्क्रिप्शन से ही देखने को मिलता है। ठीक है, रुद्रदमन की जो इंस्क्रिप्शन है जूनागढ़ की, वो इम्पोर्टेंट है, वो आता है 130-150 AD के टाइम पे इसका प्रभाव देखने को मिला था रुद्रदमन। अब देखिए, इसने सुदर्शन लेक को, ठीक है, यहाँ पे गुजरात में है ये सुदर्शन, जूनागढ़ में लेक, ठीक, तो कहा जाता है ये जो सुदर्शन लेक है, इसने इसको रिपेयर करवाया। ठीक है, काठियावाड़ का जो एरिया है गुजरात में,
ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा आपको पता है कि वहाँ पे क्या है, शुष्क एरिया है वो, ठीक है। कच्छ है ना, ड्राई एरिया है, लूनी नदी वहाँ पे गायब हो जाती है। तो जो ड्राई एरिया है, एक तरह से डेजर्ट है, एक तरह से, वहाँ पे दर्शन लेक उसने वो करवाया था, रिपेयर करवाया था, ताकि वहाँ पे लोग जो है मतलब अपनी उसके लिए फैसिलिटी मिले उनको पानी, तो ये करवाया था। और जो संस्कृत की मैंने बताया आपको, सबसे पहले एविडेंस जूनागढ़ का बहुत बड़ी इंस्क्रिप्शन, ठीक है, वो रुद्रदमन की इसके समय पे देखने को मिली, ठीक है। तो ये जो नाम है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक तो नाम, और दूसरी बात ये वाला है काम, विक्रम संवत, ठीक है। अब देखिए विक्रम संवत 57 बीसी का है, तो अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो संवत कौन सा वर्ष चला हुआ है विक्रम संवत, तो कैसे ऐड करेंगे इसको, ऐड करेंगे या फिर वो करेंगे माइनस करेंगे, तो 57 बीसी है, जीरो तो ऐड हो गई, ठीक है। अभी कौन सा ईयर है, पता ना आपको, अप्रैल में होता है ना हिंदू कैलेंडर के अनुसार, ये पता है सबको। Yes, sir. हाँ, वैसे उसके हिसाब से 2025 शुरू नहीं हुआ है, तो अगर हम 2024 की बात करें, मार्च अभी या अप्रैल में होगा स्टार्ट, तो 2024 के अकॉर्डिंग इसमें इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे 57 को, क्योंकि देखिए प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जीरो से पहले है ये 57 साल पहले, इसलिए इसको प्लस। 2024 तो हम कर रहे हैं ना स्टार्ट एडी से, मगर उससे पहले 57 बीसी भी तो है, 57 है इसके प्लस, अगर आप इसको प्लस करेंगे 7 4 11, 5 2 7 1 8, ठीक है, ये बन गया 2081, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमारा जो ये विक्रम संवत ईयर है वो ये चला हुआ है। ये जब कुंडली वगैरह बनाते हैं, चीजें होती हैं, तो ये चीजें यूज होती हैं, ठीक है। अगर हम शक संवत की बात करेंगे तो वो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तो करेंगे हम डिस्कस वो भी। चलो मैं इसके साथ ही बता देता हूँ शक संवत की। शक संवत क्या है, तो देखिए जब कनिष्क जो है, कनिष्क जो है वो कौन है, तो कुषाण वंश का एक शासक था, कुषाण वंश की शुरुआत ही सेंट्रल एशिया से आया था, इसके ऊपर तो हम करेंगे डिस्कस। और जब ये राजा बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट राजा है ये, जब ये राजगद्दी पे बैठेगा तो उस समय को ये बोला जाता है, ये है 78 एडी, 78 एडी, और इस समय को कहा जाता है शक संवत, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट घटना है, रिकॉर्डेड इवेंट है, ठीक है, वो रिकॉर्डेड इवेंट था, इसने शकों को हराया, ठीक है। अब ये जो शक संवत है, इसमें कनिष्क जो है, शक संवत मतलब एक तरह से शकों का अंत हुआ और कनिष्क जो है वो राजा बना, ये भी एक रिकॉर्डेड इवेंट है। तो कनिष्क जो है इसने राजा जो बना 78 एडी में, ये वाला जो इवेंट हो गया आपका ये शक संवत। और 78 एडी में क्या करेंगे हम इसको, क्योंकि ऑलरेडी ये 78 एडी 78 साल बीत चुके थे, इसलिए इसको क्या करते हैं हम 2024 से माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो देख लो कितना बनता है, 14 में से 8 गए 6, ठीक है, और 1946, ठीक लिख रहा हूँ मैं, कुछ गलती होगी तो बता देना, ठीक है, 1946। तो शक संवत के अगर हम ईयर देखें तो 1946 है, और विक्रम संवत का देखें तो 2081, ठीक है, और 2000 वैसे 24 चला हो, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारे कैलेंडर वगैरह बनते हैं, जैसे हम नेपाल का कैलेंडर देखें या इंडिया का कैलेंडर देखें, तो जो नेशनल कैलेंडर्स बनते हैं वो इन्हीं के अकॉर्डिंग बनते हैं, ठीक है, इन्हीं के अकॉर्डिंग बनते हैं, मतलब जो हमारे कैलेंडर बनते हैं वो 1946 या फिर 2001 के अकॉर्डिंग। अब आपने मेरे को बताना है कि इंडिया का कैलेंडर है वो शक संवत फॉलो करता है या विक्रम संवत को follow, ठीक है। नेपाल का कैलेंडर वो किसको फॉलो करता है,
और वैसे तो मुस्लिम कैलेंडर जो अलग होते हैं, क्रिश्चियंस अलग होते हैं, जॉर्जियन कैलेंडर। ये जितने भी पंचांग बनते हैं ना हमारे यहाँ, हाँ पंचांग, तो वो उसी के अकॉर्डिंग जो है ये चीजें बनती है, इन ईयर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए देखना एक बार इसको, एक बार जरूर इसको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है या पढ़ा है, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, थोड़ा बहुत लगेगा, बाकी मैं शाम को करूंगा इसके ऊपर, क्वेश्चंस भी हो जाते हैं ना डिस्कस आराम से। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, देखिए जो सुदर्शन लेक है ना, इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना कि किसने उसको रिपेयर करवाया था, तो रुद्रदमन। ठीक है, वैसे तो ये कहाँ है, ठीक है, गुजरात के एरिया में, जूनागढ़ में। नेक्स्ट है अब ये कौन है, ठीक है, देखिए हिस्ट्री में एक चीज है, ब्लाइंडली देखना जाता है कि ये कोई ना कोई आता रहता है, जाता रहता है, ठीक है, एक का अंत तो दूसरा पैदा हो जाएगा, तो रूल तो चलता रहेगा। ठीक है, तो पार्थी सॉरी कुषाण जो है, ये फर्स्ट सेंचुरी एडी से थर्ड सेंचुरी एडी, फर्स्ट सेंचुरी एडी से थर्ड सेंचुरी एडी देखने को मिलते हैं, मतलब लगभग ये 200 साल के आसपास ये कुषाण। अब जैसे हमने देखा कि इंडो ग्रीक्स को रिप्लेस किया शकों ने, ठीक है, वैसे ही आगे देखेंगे तो जो कुषाण हैं ये भी आए। ठीक है, और ये एक तरह से जो सेंट्रल एशिया है, ठीक है, जो हमारा मध्य एशिया है, वहां से आए थे। जैसे आपको मैंने बताया था सेंट्रल एशिया से आर्य आए थे, उसी तरह सेंट्रल एशिया से ये ये भी आए थे। ठीक है, बट ये नोमैडिक थे। ठीक है, नोमैडिक का मतलब क्या होता है पता है किसी को? नोमैडिक का मतलब होता है घुमंतु, जो एक जगह टिकता ही नहीं है, जो यहाँ वहाँ घूमता रहता है। ठीक है, नोमैडिक। ये हमारी गद्दी ट्राइब है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, वैसे ही ऐसा नहीं है कि वो अब तो टिकते हैं वो भी, बट पहले की बात अगर हम बात करें तो वो अपने पशुओं को चराने के लिए, अपने भेड़ बकरियों को पालन करने के लिए यहाँ वहाँ जहाँ वो चलते थे वहाँ वहाँ वो घूमते रहते थे। एक पर्टिकुलर घर, एक पर्टिकुलर फैमिली वाली फीलिंग जो है, तो वैसे ही जो नोमैडिक हैं ये भी थे कुषाण। ठीक है, तो नोमैडिक पीपल माना जाता है, और ये सेंट्रल एशिया के जो घास के मैदान थे, स्टेपीज, अभी ये आपको देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफी में बताऊंगा। ठीक है, स्टेपीज घास के मैदान, ये है आपके स्टेपीज ग्रासलैंड। ये जो ग्रासलैंड्स थे, इसी के ऊपर अपने पशुओं को चराते थे इनको, और स्टेपीज से ही ये कहीं ना कहीं माना जाता है इन्होंने यहाँ का रास्ता देख लिया और यहाँ पे वो आ गए। ठीक है, तो इनका जो एम्पायर है, इनका जो साम्राज्य है, वो बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पे ग्रो किया, डेवलप किया अपने आप को। और वो कैसे, क्योंकि ये सेंट्रल एशिया का जो पोर्शन है, ठीक है, आज अगर हम बात करें तो ईरान का एरिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया में अगर हम बात करें तो पोर्शन ऑफ ईरान, ठीक है, पोर्शन ऑफ टर्की, पोर्शन ऑफ कजाकिस्तान, ये जितने भी हैं, पोर्शन ऑफ इवन अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये ईरान, अफगानिस्तान, ठीक है, ये टर्की, ये सारे एरियाज जो हैं यहाँ से कहीं ना कहीं ये आए थे, और नॉर्थ इंडिया में आके, नॉर्थ वेस्ट में आके बसने लगे। अब देखिए फर्स्ट जो कुषाण डायनेस्टी है, उसके जो फाउंडर हैं वो कौन थे, इम्पोर्टेंट नहीं है इनका नाम, बट एक दो बार पूछा हुआ है वैसे कंडीशन में। तो फर्स्ट कुषाण डायनेस्टी जो है, उसके जो फाउंडर थे उनका नाम था उजाल कडफिसिस।
ठीक है, उजाल कड़फिशिस के याद रखना है। अब ट्रिपल के याद रख सकते हैं आप कि कौन था। तो वैसे तो कनिष्क भी कैसे ही है ना, कुषाण भी कैसे ही है, बट आपने कनिष्क जो है वो दूसरे बाद में आते हैं वो, ठीक है, मगर इसके जो फाउंडर हैं वो और थे कुषाण वंश के फाउंडर उजाल ये हैं कड़फिशिस। तो इसके सेकंड रूलर भी कड़फिशिस ही थे, ठीक है, उनका अलग नाम था, इनके बेटे थे, मगर इन्होंने जो है यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स इशू किए। कनिष्क ने जो है वो सेकंड कुषाण डायनेस्टी को फाउंड किया था, ठीक है। अब कनिष्क जो है वो भी फाउंडर ही एक तरह से, बट वो है सेकंड कुषाण डायनेस्टी। अब देखिए फर्स्ट कुषाण और सेकंड कुषाण में क्या फर्क है। जो ये फर्स्ट कुषाण डायनेस्टी थी इन्होंने ही शुरुआत कर दी थी, मगर ये फेमस नहीं हुए, ये इनके बारे में हिस्ट्री में ज्यादा ट्रेसेस नहीं मिले, एविडेंस नहीं मिले, इसलिए हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कुषाण को, क्योंकि इसके नाम से हिस्ट्री में बहुत कुछ मिलता है। कौन? कनिष्क। तभी तो मैंने बताया आपको कि शकों का अंत या फिर इनका जो टाइम पीरियड है वो इसी से कनिष्क से ही जाना जाता है, क्योंकि कनिष्क ही जब राजा बनता है 78 AD में, उसके बाद की डेवलपमेंट हमें पिक्चर में हिस्ट्री में देखने को मिली। इसीलिए कनिष्क भी एक तरह से सेकंड कुषाण डायनेस्टी का फाउंडर कहा जाता है इसको। तो कुषाण ऐसे रूलर थे इंडिया में जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स को बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है, इशू करना शुरू कर दिया था। जैसे तो इंडो ग्रीक्स ने गोल्ड कॉइन्स को शुरुआत कर दी थी, बट कुषाण ऐसे शासक थे जिन्होंने लार्ज स्केल पे गोल्ड कॉइन्स को इशू किया। दे वर द फर्स्ट रूलर्स जिन्होंने लार्ज स्केल पे बहुत बड़े मात्रा में, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स को शुरू करना, इशू करना शुरू किया। ये काफी इंपॉर्टेंट है ये टर्म भी, ठीक है। अब क्वेश्चन दो तरीके से आता है, अगर आप ध्यान दें तो दो तरीके से। पहले कौन थे भारत में जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे? इंडो ग्रीक्स। पहले कौन थे भारत में जिन्होंने लार्ज स्केल पे बहुत मात्रा में गोल्ड कॉइन्स को शुरू किया था? ठीक है, तो वो थे कुषाण, और मेनली ये कनिष्क के टाइम की बात कर रहा है। तो जो कनिष्क है इनके ऊपर एक पूरा, जैसे आपने पढ़ा अशोक के बारे में, वैसे ही कनिष्क के बारे में थोड़ा टाइम लगता है पढ़ने में। 78 AD से 101 AD, मगर अब आप देखेंगे जैसे नॉर्मली ईयर बढ़ते हैं वैसे ही बढ़ेंगे, ठीक है। पहले BC का जो टाइम पीरियड था उसमें मैंने देखा वो पीछे को जाता था, मगर इसमें आगे को ही बढ़ेगा टाइम पीरियड 78 से 101 AD, ठीक है। तो ये लगभग 23 वर्ष कनिष्क के टाइम पीरियड को देखने को मिलेंगे। देखिए इसका बहुत फेमस नाम जो कनिष्क का जोड़ा जाता है, he was known as the second अशोका, ठीक है। अशोक का ही इसको रोल मिलता है, मतलब एक तरह से अशोक के नाम से ही जाना जाता था इसको, दूसरा अशोक कहा जाता है इसको हिस्ट्री। he was famous as the second अशोका। पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि अशोका, ठीक है, सेकंड अशोका के नाम से किसे जाना जाता है? कनिष्क को। मोस्ट फेमस, मोस्ट पावरफुल कुषाण रूलर, ठीक है। और इन्होंने, अगर हम भारत में बात करें तो कहाँ कहाँ राज किया था? तो मेनली जो है वो जो यूपी का मथुरा है, ठीक है, वहां पे, ठीक है, और एक पुरुष पर, ठीक है, मतलब JNK में जो POK का एरिया है। तो जो कनिष्क है, ठीक है, इन्होंने जो इनका टाइम पीरियड मैंने अभी बताया साकेरा, वो कब शुरू हुआ? 78 AD, जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा, ऊपर भी लिखा। तो शक एरा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको यूज करती है आज भी, ठीक है, याद रखना। जिसमें मैंने पूछा था आपसे ये है 70 AD, उसके हिसाब से हमारे पंचांग जो है वो बनते हैं। तो ये जो कनिष्क है, अगर हम बात करें इसकी, तो इन्होंने भी बुद्धिज्म को अपनाया, और ये नाम मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया हुआ है। एक बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी जब
फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी और कहाँ हुई थी वो? कुंडल वन में हुई थी, जे में। और उसमें क्या हुआ था, बुद्धिज्म जो है वो 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था, याद है? यस सर। महा ठीक है, तो जो महायान का फॉलोअर था ये, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इसने जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति है उसका प्रचलन शुरू किया, ठीक है। पहले तो हीनयान में ऐसा कुछ था नहीं, दे वर नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, ठीक है, वो नहीं करते थे विश्वास, मगर इसने ये प्रचलन शुरू किया था। तो जो काउंसिल है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, वहां पे महायान जो है वो एक तरह से अलग सेट हुआ। तो इसी की उसमें हुआ था, प्रेसिडेंट यही था, चेयरपर्सन यही था, ठीक है। तो बुद्धिज्म जो है वो फाइनलाइज हुआ महायान। तो ये किसके फाउंडर थे? एक तरह से बोल सकते हैं महायान की शुरुआत यही पे हुई और बुद्धिज्म को फॉलो इन्होंने किया महायान पक्ष को। अशोक जो थे वो किसके थे? हीनयान के। और ये किसके हैं फॉलोअर? महायान के। बुद्धिज्म तो इन्होंने अपनाया ही, क्योंकि इनके समय पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी, ठीक है। तो कनिष्क ने जो है वो बहुत सारे जो आदमी हैं अपने एक तरह से उसमें, वो आदमी देखने को मिलते हैं कनिष्क के समय पे जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। अब देखिए उसमें नाम बहुत इंपॉर्टेंट, अश्वघोष, अश्वघोष, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने किताब लिखी थी बुद्धिज्म के ऊपर, ठीक है। एक है नागार्जुन, नागार्जुन, ठीक है। एक है वासुमित्र, ये नाम पहले भी सुना होगा आप, कौन है वासुमित्र? याद है किसी को? ये बहुत कम सर उसका होता। देखिए वासुमित्र जो है ना, इसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का अध्यक्षता की थी, ठीक है, वो है ये। तो अश्वघोष, नागार्जुन, वासुमित्र, चरक। अब चरक नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुना भी होगा आपने। कौन थे चरक? जिसने किताब लिखी थी चरक संहिता, पता है कौन थे ये कनिष्क के दरबार में ही थे, दरबार में, ठीक है। ये चरक संहिता जो है ये एक सर्जन था, ठीक है। ये एक, जैसे आज की अगर हम बात करें डॉक्टर्स की, जैसे सर्जन कहा जाता है, वैसे ही एक सर्जन था। और इसने चरक संहिता में, संहिता होती है कोड, जैसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ते हैं, तो वैसे ही चरक संहिता, चरक के कोड है यहाँ पे चिकित्सा को लेकर। फिजिशियन था ये, ठीक है, सर्जन था ये। तो क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि चरक संहिता चरक ने लिखी है, वो किसके समय पे थे? कनिष्क के समय पे। वासुमित्र आपने देख लिया, ठीक है। ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन थे, मतलब इन्होंने जो है, ये तो मैंने बताया आपको, इन्होंने जो है वो अध्यक्षता की थी। और जो अश्वघोष हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी बुद्धिज्म के ऊपर, बुद्ध चरित्र, ठीक है। क्या नाम है किताब का? बुद्ध चरित्र, बहुत इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बुद्ध चरित्र किसने लिखी थी? अश्वघोष। अश्वघोष कब के माने गए हैं? तो ये कनिष्क के समय के थे, ठीक है। अश्वघोष, इन्होंने इनको पैट्रनाइज किया, इन्होंने इनको जो है वो इनके समय पे इनके बहुत ज्यादा पक्ष में, ठीक है, थे ये। तो ये सारे आदमी जो हैं, अश्वघोष, नागार्जुन, वासुमित्र, ठीक है, और चरक, ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। चलिए बाकी हम करेंगे नेक्स्ट। और इसके ऊपर देखिए जो चरक के ऊपर मैंने अभी बताया था आपको, ये जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है, मथुरा, अमरावती, इनके बारे में देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अगर कमीशन पूछता है तो ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो ये है। बाकी ये जो शक संवत और विक्रम संवत है, इसके बारे में जरूर एक बार देखना आप, ठीक है। बाकी से हमको डिस्कस करें, ठीक है जी, ओके, थैंक यू।